आपके सामने है पहला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे भाई, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अब इसको आपको बताना है, इसके महत्व का उल्लेख करना है। तो वाष्पोत्सर्जन यहां पर आप देख सकते हैं, वाष्प और उत्सर्जन मिलकर बनता है उत्सर्जन। तो वाष्प प्लस उत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। यहां पर मैंने इसका संधि विच्छेद किया है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, और ये वाष्प का मतलब क्या होता है, जल। क्या होता है, जल होता है। लेकिन किस रूप में होता है, तो भाप के रूप में होता है। कहो गुरुजी भाप के रूप में होता है, ठीक है। तो यहां पर पेड़ पौधे जो होते हैं, वो जो जल होता है उसके वाष्प को अपने वायवीय भाग, जैसे पत्तियां हो गई, तने हो गए, ठीक है, तो इनके जो रंध्र होते हैं, इनमें से क्या करते हैं, उनको भाप के द्वारा निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिएगा मेरी बात को। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, वो उनके तने और पत्तियां, ये जड़ के द्वारा जो अवशोषित किए गए जल होते हैं, उनको क्या करते हैं, जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। मेरे भाई क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, इस तरह से जो पेड़ होते हैं, अब इनकी जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें क्या करती हैं, जल और खनिज का अवशोषण करती है। तो यहां से जो जल होता है, यहां से जो जल होता है, जो जल होता है वो कहाँ बढ़ता है, ऊपर, और ऊपर कहाँ जाता है, पत्तियों में। कहाँ जाता है, पत्तियों में। तो ये जो जल है पत्तियों पहुंचता है, तनों पहुंचता है। तो इनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। और इनमें से ये क्या होते हैं, गर्मियों के समय में, या गर्मी नहीं रहेगी तो ये जलवाष्प के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जलवाष्प के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इनको जलवाष्प बोलते हैं। और इस जलवाष्प के बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। कभी सब्जियां वगैरह जो हरी होती हैं, उनको हम लोग खरीद कर लाते हैं और एक थैले में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, प्लास्टिक का थैले में बंद कर देते हैं। तो उस प्लास्टिक के थैले में देखेंगे आप सभी कि वहां पर वो जल की बूंदें ऊपर लगी हुई रहती हैं। तो वो जल की बूंदें कहां से आई, तो जल की बूंदें कहां से आई, इस जलवाष्प से ही आती हैं वो जल की बूंदें। अगर इसके ऊपर अगर हम एक आवरण लगा दें प्लास्टिक का, तो ये जल की बूंदें यहां पर स्टोर हो जाएंगी, यहां पर जमा हो जाएंगी। तो इसे क्या बोलते हैं, जलवाष्प। क्या बोलते हैं, जलवाष्प। और इसके निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके महत्व की। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, महत्व इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो क्या होता है कि इससे पेड़ के ताप का नियंत्रण होता है। पेड़ के ताप का क्या होता है, नियंत्रण होता है इससे। और क्या महत्व होता है, तो जड़ों द्वारा जल के अवशोषण से खनिज का संचय होता है। खनिज का संचय होता है मेरे भाई। संचय का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसके द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, और जब कोई पौधा जमीन से जड़ का अवशोषण करता है, उसे सोखता है, तो वहां से वो खनिज पदार्थ को भी क्या करता है, जमा करता है। तो ये इसके क्या है, महत्व है। तो जलवाष्प आपका यहां से क्लियर हो गया। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या है। अब ये आपका दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे और बताएंगे दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। चलिए देखिए, दीर्घ को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी इसको जानते हैं। अब दूर दृष्टि दोष से क्या होता है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये मानव नेत्र से क्वेश्चन है। और इसमें मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं, अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के दोष होते हैं, तो मेनली जो होते हैं वो दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट को बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जो कि अभी हम बताए आपको, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके अलावा एक और दोष होता है, वो जीर्णावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष।
ये कब होता है? वृद्धावस्था में होता है। इसको ध्यान रखना, वृद्धावस्था में ये रोग होता है, वृद्धावस्था में होता है। अब यहां पर दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, तो मैं एक बार में आपको सब कुछ बता देने वाला हूं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? यहां पर देखो बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और वहीं पर उनसे गलती हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि निकट का ही स्पष्ट दिखता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है। निकट की वस्तु कैसे दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की कैसे दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। अब यहां पर आएंगे, जो दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है? ठीक वैसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब जो दोष रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा कि जो दोष रहेगा वही दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी। तो अगर इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिख रही है तो दोष कहां से है? तो दोष है, यहां पर ध्यान रखना, दूर की वस्तु में। तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ये बहुत गलत है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यहां पर ये क्या है? गलत है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखती तो है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है। और इसमें क्या है? तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें दोष कहां पर है? तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब बात करें अगर यहां पर जरा दृष्टि दोष की, तो इसमें न तो निकट और न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। तो इसमें केवल एक बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर ही दिखता है, बिंदु पर ही दिखता है। इसमें एक निश्चित बिंदु पर ही क्या होता है? दिखता है। जहां पर फोकस होगा वहीं पर दिखेगा, न तो दूर दिखाई देगा और न तो निकट दिखाई देगा। तो वो क्या होता है? वो होता है प्रेसबायोपिया या जरा दृष्टि दोष। तो यहां पर आपको मैंने इस दोष के बारे में बता दिया। अब चलते हैं इसके निवारण के बारे में। तो यहां पर निकट दृष्टि दोष का अगर निवारण की मैं बात करूं, निवारण की अगर बात करें तो यहां निवारण इसका होता है चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और वही बात करें अगर हम दूर दृष्टि दोष के निवारण की, कि इसका निवारण क्या होता है, तो निवारण से पहले मैं इसका कारण बता दूं कि दूर दृष्टि किस कारण से होता है। तो दूर दृष्टि में क्या होता है कि जो नेत्र का व्यास होता है, नेत्र का व्यास होता है, व्यास बढ़ जाता है। तो नेत्र का व्यास बढ़ जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो नेत्र का व्यास बढ़ जाता है। यहाँ सॉरी मैंने व्यास नहीं लिखा, व्यास
बढ़ जाता है, और जिससे प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनने लगता है, पीछे बनने लगता है। तो उस प्रतिबिंब को आगे करना होता है, कहां करना होता है, आगे करना होता है। तो कैसे करते हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर, तो वो हम करते हैं, चलिए, तो वो यहां पर हम करते हैं निवारण इसका, निवारण। तो निवारण किससे होता है, तो निवारण होता है चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं, लेंस लगाते हैं। तो चश्मे में उचित फोकस दूरी का क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। और उत्तल लेंस से किसका निवारण होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया, बोले तो दूरदृष्टि दोष। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि दूरदृष्टि दोष होता है सर, तो कौन सा लेंस लगाना चाहिए चश्मे में, तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाना चाहिए, उत्तल लेंस लगाना चाहिए। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये आपका सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का कक्षा 10 में आता है, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, उसमें का क्वेश्चन है। तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं पीएच की बात करूं, तो यहां पर 7 आप सभी को पता है कि 7 न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। किसका होता है, उदासीन होता है। और ये किसका होता है, पीएच, तो जल का होता है, शुद्ध जल का क्या होता है, 7। अब 7 से नीचे जाएंगे तो यहां पर कौन से प्रकृति के पदार्थ आपको मिलेंगे, क्षार। कौन से मिलेंगे, क्षार। जितने नीचे जाएंगे उतने प्रबल क्षार होते हैं। अगर 7 से अगर हम ऊपर जाएं, तो 7 से ऊपर जाने पर क्या होता है, अम्ल। क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। और जितने ऊपर जाएंगे उतने ही कौन से अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो जिनका पीएच वैल्यू सबसे कम होता है वो प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा 7 से कम होंगे। जो भी अम्लीय प्रकृति होती है वो 7 से उसका पीएच क्या होता है, कम होता है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं प्रबल वाले या दुर्बल वाले, वो क्या होते हैं, पीएच उनका 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से पीएच क्या होता है, उनका कम होता है। अब अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि त्वचा पर गिरने पर, कपड़ों पर गिरने पर क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। इतने प्रबल होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं। तो यहां पर आपको उदाहरण देना है, तो उदाहरण देना प्रबल और दुर्बल अम्ल का। तो प्रबल अम्ल में कौन आता है, तो HCl आता है। कौन आता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। और कौन आता है, HNO3 आता है। HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और एक आता है आपका कौन सा, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों क्या है, प्रबल है। क्या है, प्रबल है। और अगर दुर्बल अम्ल की बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रबल अम्ल। अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, तो दुर्बल अम्ल होते हैं CH3 COOH। और कौन से होते हैं, HCOOH। ये सब कैसे अम्ल है, ये सब दुर्बल अम्ल है। और मैंने ऊपर जो आपको अम्ल बताया ये कौन से अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो यहां से आपको प्रबल और दुर्बल अम्ल दोनों उदाहरण सहित आपको मिल गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से आपका है, एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन आपका लाइट से है, प्रकाश, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है कक्षा 10 में, वहां से क्वेश्चन दर्पण से, मिरर से क्वेश्चन आया है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। कितना इसका आंसर आएगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, तब तक हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर ऐसे सवाल आती है सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं कि दर्पण कौन सा है। तो यहां पर हमको पता चलेगा सर दर्पण कौन सा है, तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण क्लियर हो गया, तो हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से, एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु, अर्थात वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेमी है। और वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू कितना सेमी हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा। और कह रहा है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता हो, तो यहां पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति बोल सकते हैं हम, कितना सेमी है, 20 सेमी है। आप कहोगे सर 20 सेमी प्रतिबिंब की दूरी है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, मतलब आपको बताना है किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। आर मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या है। तो यहां पर हम पहले निकालेंगे, दर्पण का सूत्र पर चलेंगे, दर्पण के सूत्र पर चलेंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल क्या होता है, 1/v, और प्लस का 1/ क्या होता है, u होता है। ये दर्पण का सूत्र आपने याद किया है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, 1/f निकालेंगे, f की वैल्यू, फोकस दूरी निकालेंगे।
तो बराबर 1/के v की वैल्यू कितनी रखेंगे, 20 रखेंगे। कितनी रखेंगे, 20। अब ये 20 वैल्यू प्लस में है कि माइनस में रखेंगे, तो यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर बोल रखा है क्या, आभासी प्रतिबिंब बोल रखा है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। उसकी स्थिति कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ 20 किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, इसका निगेटिव चार्ज नहीं लेंगे और यहां प्लस करेंगे। और u की वैल्यू कितनी दी है, तो u की वैल्यू कितनी है, 10। वस्तु की दूरी कितनी है, 10। और वस्तु की दूरी हमेशा किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं। किस में रखते हैं, माइनस में। अब यहां पर कैलकुलेशन आगे करेंगे, 1/f इक्वल हो जाएगा 1/20 और प्लस माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा और 1/, कितना हो जाएगा, 10। अब 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आप सभी को पता है कि सर 20 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। जो संख्या बड़ी होती है उसका गुणज करते जाते हैं ताकि दूसरे से कट न जाए। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 20 से 20 कटेगा एक बार में और एक का ऊपर एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और माइनस का 10 से 20 कटेगा दो बार में और 2 का ऊपर 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपका यहां पर देखते हैं तो 1/f इक्वल हो जाएगा, एक में से 2 घटेगा तो एक ही बचेगा। जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लेते हैं, तो बड़ा तो 2 है तो इसका चिन्ह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस 1/, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो f इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 20 सेमी आ जाएगा। अब यहां पर ये जो आपकी फोकस दूरी आई है अवतल दर्पण की, वो कितनी आई है, माइनस का 20 सेमी आई है। चूंकि अवतल दर्पण है तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है, ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है, निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर माइनस में आपकी फोकस दूरी आई है। अब यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, ये पूछ रहा है आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की दोगुनी होती है। कितनी गुनी होती है, फोकस की दोगुनी होती है। अर्थात आर इक्वल क्या होता है, 2f। आर इक्वल क्या होता है, 2f। तो यहाँ आर की वैल्यू हम निकालेंगे, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणे कर देंगे, फोकस दूरी कितना है, माइनस का 20 है। तो यहाँ पर वक्रता कितनी आ जाएगी, वक्रता आ जाएगी 40 सेमी। माइनस, तो ये माइनस बता रहा है उसकी वक्रता के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आर की, वो कितनी आएगी, वो आएगी 40 सेमी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं, इसको जल्दी से नोट करेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है, विद्युत वाले चैप्टर से है। अब इसमें कहा क्या है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है मेरे भाई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो आपका हमेशा दिमाग जाना चाहिए, एक फार्मूला होता है Q इक्वल N इंटू ई, N इंटू ई, जहां ई क्या है, जहां ई इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N ई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। लेकिन यहां पर इसने पूछा क्या है, दिया क्या है, तो इसने दिया है चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल कितना है, 10 एम्पियर है। कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर है। और T इक्वल समय दे रखा है कितना, प्रति सेकंड। और प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। कितना होता है, 1 सेकंड। प्रति सेकंड आ जाए, एकांक आ जाए, उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो प्रति सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। तो यहां समय कितना दे रखा है, 1 सेकंड। तो हमको यहां पर निकालना क्या है, यहां पर N का वैल्यू निकालना है। N की वैल्यू पूछ रखा है तो पहले हम निकालेंगे आवेश। क्या निकालेंगे, आवेश। तो एक फार्मूला हमारे पास आता है Q बराबर IT का, Q बराबर IT का। अब यहां पर Q बराबर IT आता है तो पहले आवेश निकालेंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, I का मान कितना दिया है, 10 दिया है। और T कितना दिया है, 1 दिया है। अर्थात Q बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आवेश का मात्रक हम क्या रखते हैं, कूलाम रखते हैं। क्या रखते हैं, कूलाम। तो कितना आवेश निकल कर आया, तो आप कहोगे सर 10 कूलाम आवेश निकल कर आया। अब इसी आवेश को यहां पर पुट कर देंगे। कौन से फार्मूले पर पुट करेंगे, Q बराबर N इंटू ई पर पुट करेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखेंगे तो N की वैल्यू निकालनी है। Q का वैल्यू कितना दिया है, 10। कितना दिया है, 10 कूलाम दिया है। और E की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मेरे भाई। तो यहाँ देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होते हैं वो 1.6 × 10 घाते कितने होते हैं, माइनस का 19 कूलाम होता है। अब यहाँ पर रखेंगे 1.6 × 10 घाते माइनस का 19। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन पर।
अब इसके बाद चलिए, अब 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 इधर क्या हो रहा है, तो आपको सर गुणा हो रहा है, बराबर के इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, तो बराबर के इधर लाएंगे तो सर बोलोगे कि क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, किसमें 10 में भाग हो जाएगा, 1.6 और गुणे 10 घाते कितने का, माइनस का 19 का, बराबर बचेगा क्या, तो बराबर बचेगा सर यन बचेगा, क्या बचेगा यन। अब यहाँ 10 के पावर माइनस 19 इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 और गुणे 10 के पावर माइनस 19 नीचे था तो ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1.6 रह जाएगा। 1.6 से 10 को कट करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में जाएगा और पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आंसर आपका 6.25 गुणे 10 घाते कितना आएगा 19 आएगा। इतनी संख्या आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, इतनी संख्या किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की आएगी। तो ये n इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपका ये आंसर आता है, ये आपका आंसर आता है, कितना आंसर आता है 6.25 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन 10 एम्पियर की धारा में 1 सेकेंड में फ्लो करेंगे। तो 10 एम्पियर की धारा में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो आपको सर 6.25 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन